जीके मस्ती एमएस में आपका फिर स्वागत है। जो टीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन 20 हो चुके थे, इस पार्ट में इसकी 21 क्वेश्चन और 21 से 40 तक और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो 21वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ड्सवर्थ का ग्रेट आइडल कौन था, मतलब आदर्श कौन था, महान आदर्श वर्ड्सवर्थ शायर का कौन था। तो मिल्टन साहब थे वर्ड्सवर्थ के महान आदर्श। द हिस्टोरियन वर्ड्सवर्थ शायर किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर किसने कहा है? तो लॉवेल साहब ने द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर कहा है वर्ड्सवर्थ को, लॉवेल साहब ने। अगला, वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन but a wandering sprite with strange adventures and no end to them। ये कौन कहता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो एक मुश्किल से एक आत्मा है, बल्कि एक वंडरिंग मुश्किल से आदमी है। वाज ए हार्डली मैन, वर्ड्सवर्थ आदमी मुश्किल से है, केवल एक घूमती हुई आत्मा है, बट ए वंडरिंग स्प्राइट, और जो घूमती हुई आत्मा भी कैसी? विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स, जो स्ट्रेंज एडवेंचर और ना खत्म होने वाली कभी लोगों की ऐसी आत्मा है, मुश्किल से एक आदमी। ये किसने कहा था? ये कहा था शैली ने। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वंडरिंग स्प्राइट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम, ये कहा था शैली ने। 24वां क्वेश्चन कह रहा है द चार्ज ऑफ ट्रिविलिटी किसके खिलाफ लगाया गया? तो द चार्ज ऑफ ट्रिविलिटी का चार्ज जो है वर्ड्सवर्थ के खिलाफ लगाया गया, वर्ड्सवर्थ के कार्य के खिलाफ लगाया गया। 25वां क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ के कार्य का लार्ज पोर्शन जो है वो क्या है? वर्ड्सवर्थ शायर का वर्ड्सवर्थ जी के जो कार्य है इसका काफी हद तक भाग जो है अनइंस्पायर्ड है, अनइंस्पायर्ड। 26वां क्वेश्चन आई बिहोल्ड इन थी व्हाट आई वाज वंस। आई बिहोल्ड इन थी, THEE, आई बिहोल्ड इन थी व्हाट आई वाज वंस। ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने, मैं देखता हूं तुम में जो मैं एक बार था। आई बिहोल्ड इन थी व्हाट आई वाज वंस, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। अगला है दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू दी। तो डी के बाद में भरा जाएगा न सन भरा जाएगा, न स्टार, न पीएल्स भरा जाएगा, मून। पूरी लाइन है दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू दी मून। क्वेश्चन नंबर 28वां है कौन वर्ड्सवर्थ को समालोचना करता है? ये कहते हुए कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो थ्योरी थी उसकी, पोएटिक थ्योरी थी उसकी, स्वयं की थ्योरी थी, उसने अपनी कविताओं में प्रैक्टिस नहीं की है। कौन वर्ड्सवर्थ के बारे में कहता है कि उसने अपनी कविताओं में अपनी थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं की है? ऐसा कहने वाले T.S. इलियट है। कौन कहता है? T.S. इलियट। और ये 29वां क्वेश्चन, ये तो कई बार आया है, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। क्लासिसिज्म हेल्थ है और रोमांटिसिज्म बीमारी है, ये गोयथे साहब कहते हैं। 30वां क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फॉर द मोरल कंसोलेशन। ये किसका रिमार्क है कि वर्ड्सवर्थ कभी जो है आध्यात्मिक मूड में थे, प्रकृति के कवि आध्यात्मिक मूड में थे, और एक विनिंग फॉर्म था उनका मोरल कंसोलेंस के रूप में। वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक आध्यात्मिक मूड था उनका नेचर के प्रति, और विनिंग थे, किसके विजेता थे? फॉर्म दी मोरल कंसोलेशन के, नैतिक कंसोलेशन के विजेता, और प्रकृति का स्पिरिचुअलाइजिंग दी मूड्स के कभी वो थे। तो ये कहने वाले हैं कैम्पटन रिकेट। कौन कहता है? कॉम्पटन रिकेट। वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग दी moods of nature and winning for the moral consolation। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। वर्ड्सवर्थ इज एवर
is privileging the moral moods of nature and winning for the moral consolation। ये कहते हैं कॉम्पटन रिकेट। 31वां क्वेश्चन कहता है वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन। वर्ड्सवर्थ के पास में कोई भी अपना स्वयं का मार्क स्टाइल शैली नहीं था। जब वह खोजता है when he seeks to have a style he fails into ponderosity and pomposity। वर्ड्सवर्थ के पास में कोई अपना उल्लेखित स्टाइल नहीं था और जब ये खोजता है अपना स्टाइल तो गिर जाता है किसमें? पॉन्डेरिटी और पोम्पोसिटी में गिर जाता है। ही फॉल्स इनटू पॉन्डेरिटी एंड पोम्पोसिटी में गिर जाता है। ये कहने वाले मैथ्यू अर्नोल्ड हैं। Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity। ये मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं। Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity। ये मैथ्यू अर्नोल्ड जी कहते हैं। 32वां क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ कभी भी उद्देश्य के साथ में उत्तर नहीं देते। वर्ड्सवर्थ अटर्ड, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कुछ भी बेस नहीं कहते हैं। वर्ड्सवर्थ चाहे जहां से शुरू कर देते हैं। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। ये टेनिसन साहब वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये टेनिसन साहब कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। अगला जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर ए रिवेंट टू स्टिक इन हिज कोट। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ के बारे में कही गई हैं, लेकिन किसने कही है? जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, मतलब चांदी, मुट्ठी भर चांदी उसने हमारे लोगों के लिए छोड़ दी। जस्ट फॉर ए रिबॉन्ड टू स्टिक इन हिज कोट, और उसके कोट में थोड़ी सी रिबन भी लगी है, रिबैंड। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, उसने हैंडफुल सिल्वर हमारे लिए छोड़ दिया। और जस्ट फॉर ए रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट, उसके कोट में थोड़ी सी रिबॉन्ड भी स्टिक हो गई, चिपक गई। ये कहता है रॉबर्ट ब्राउनिंग, कहता है द लोस्ट लीडर में कहता है, जो रचना उनकी तो लोस्ट लीडर है। और वर्ड्सवर्थ को तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वैसे ही दी लोस्ट लीडर माना है, तो उसी में ये कहता है जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑक्शनली इंस्पायर्ड। वर्ड्सवर्थ जो है सदैव कभी भी मेलोडियस नहीं है। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, वर्ड्सवर्थ सदैव मेलोडियस नहीं है। दैट ही इज सेल्डम, वो कभी कभी ग्रेसफुल भी हो जाते हैं। और केवल ऑक्शनली इंस्पायर्ड, और केवल कभी कभी मौके पर ही वो इंस्पायर्ड होते हैं। वर्ड्सवर्थ सदैव मेलोडियस नहीं है, वह कभी कभी ग्रेसफुल भी हो जाते हैं, केवल ऑक्शनली कभी मौके पर वो इंस्पायर्ड होते हैं। ये कहने वाले विलियम जे लॉन्ग हैं। विलियम जे लॉन्ग बहुत अच्छी बात कही है विलियम शेक्सपियर के बारे में, लेकिन शेक्सपियर के बारे में कही है, लेकिन वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ सदैव मेलोडियस नहीं है, वो कभी कभी ग्रेसफुल भी हो जाते हैं। दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑक्शनली इंस्पायर्ड, और कभी कभी केवल वो इंस्पायर्ड भी होते हैं। ये विलियम जे लॉन्ग साहब कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। 35वां क्वेश्चन ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैड प्रोड्यूस्ड। ये रिमार्क लॉन्ग साहब ने कहा है कि वो सबसे महान प्रकृति का कवि है जिसने हमारा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। ये लॉन्ग साहब वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, है वो एक सबसे महान प्रकृति के कवि हैं जिन्होंने आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस, जो हमारा साहित्य उत्पन्न किया है, जिन्होंने लॉन्ग साहब ने
ये भी कहा था वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, अभी पिछले ही क्वेश्चन था, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल नॉट ओनली ऑक्सनली इंस्पायर्ड, और वही अब कह रहे हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट अवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। 36वां क्वेश्चन, कहाँ लिरिकल बैलेट्स जो है एप्रिसिएटेड किया गया, इंग्लैंड से भी ज्यादा कहाँ प्रशंसा हुई लिरिकल बैलेट की, तो इंग्लैंड से भी ज्यादा लिरिकल बैलेट की प्रशंसा हुई अमेरिका में। 37वां क्वेश्चन, निश्चित तौर पर बिना होमर के, लॉन्ग साहब के अनुसार निश्चित तौर पर बिना होमर के, बिना अफवाह के कौन है, तो लॉन्ग साहब के अकॉर्डिंग बिना होमर के निश्चित तौर पर वर्ड्सवर्थ ही है। 38वां क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ गिव्स यू दैट द वर्ड एंड द फ्लावर्स, द वाइन एंड द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज दे आर एंड इज content to let them speak their own message। ये किसका विचार है वर्ड्सवर्थ के बारे में? वर्ड्सवर्थ तुम्हें चिड़िया दे सकते हैं, चिड़िया देते हैं, फूल देते हैं, हवा देते हैं, वृक्ष देते हैं और पत्तियां देते हैं, और वैसे ही बिल्कुल देते हैं जैसे कंटेंट वो हैं, और ये तो बात सही है, लेकिन उनको ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं। Them speak their own message, और जब उनके ये पक्षी, फूल, हवा, पेड़, पत्तियां ये सब जब बोलते हुए कंटेंट नजर आते हैं, और उन बोली में उन्होंने अपने विचार, ओन मैसेज, अपना विचार दिया है। ये विचार किसने, ये कहने वाले हैं कौन? वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स, द वाइन एंड द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज द एयर एंड इज content to let them speak their own message। ये कहने वाले हैं लॉन्ग साहब वर्ड्सवर्थ के बारे में। लॉन्ग साहब बहुत कुछ कहते हैं, वर्ड्सवर्थ सदैव मेलोडियस नहीं है, वो कभी कभी ग्रेसफुल भी होते हैं और केवल कभी कभी मौके पर इंस्पायर्ड भी हो जाते हैं। वो प्रकृति के सबसे महान कवि हैं जिन्होंने हमारे साहित्य को प्रोड्यूस किया, और अब कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ तुम्हें चिड़िया देते हैं, फूल देते हैं, हवा देते हैं, वृक्ष देते हैं, पत्तियां देते हैं, और जो कवि उनके द्वारा अपने विचार कहलवाते हैं। लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। 39वां क्वेश्चन है, लॉन्ग के अनुसार साइट ही केवल नहीं है, इनसाइट भी है। लॉन्ग के अनुसार जो कि हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, मतलब साइट ही नहीं है, इनसाइट भी है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो साइट ही नहीं जिसके पास थी, बल्कि इनसाइट भी उसके पास थी? ये वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। ऐसा कहने वाले विलियम जे लॉन्ग साहब हैं। लॉन्ग साहब ने उसे कहा था कि केवल वह सदैव वह मेलोडियस नहीं है, कभी कभी वो ग्रेसफुल भी होता है, और केवल मौके पर भी इंस्पायर्ड नहीं होता। प्रकृति का वो सबसे महान कवि है, हमारे लिटरेचर को जिसने उत्पन्न किया है। और अभी अभी एक कोटेशन आया था कि वर्ड्सवर्थ तुमको वर्ड देते हैं, फूल देते हैं, हवा देते हैं, वृक्ष देते हैं, पत्तियां देते हैं, वो सभी देते हैं, लेकिन उनमें अपने विचार, अपना मैसेज उनके द्वारा कहना चाहते हैं। एंड इज content to let them speak their own message। और अब कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, ये लॉन्ग साहब। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, कौन ये कहता है ए रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेस्टलेसनेस है? मानवीय चिड़चिड़ेपन के लिए केवल एक ही दवा है, वो क्या है कि प्रकृति की ओर, साधारण जीवन की ओर लौटाओ। ये कौन सजेशन देता है? ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचुरल और सिंपल लिविंग की ओर लौटाओ, मानवीय चिड़चिड़ेपन का केवल एक ही दवा है। तो ये तो 40 क्वेश्चन हुए। इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। 1793 में इनकी रचना जो है डिस्क्रिप्टिव स्केच आई, और ये डिस्क्रिप्टिव स्केच आई, और इसी साल एक रचना और आई, एन इवनिंग वॉक भी आई, जो इन्होंने एक यंग लेडी को एड्रेस की थी। एन इवनिंग वॉक जो है 1793 में डिस्क्रिप्टिव स्केच, और एन इवनिंग वॉक, दो रचनाएं आई। एन इवनिंग वॉक जो है इन्होंने यंग लेडी को एड्रेस किया था। फिर 1793 में ये रचनाएं आई। 1700
1898 में जो है लिरिकल वायलेट्स आया, और लिरिकल वायलेट 1798 में आया। 1800 में लिरिकल वायलेट का सेकेंड एडिशन आया जिसमें प्रीफेस जुड़ा, और इसी साल 1798 में लूसी पोएम्स भी आई जो 5 कविताओं का संग्रह भी था। 1807 में इंटू वॉल्यूम्स आई। 1807 में इंटू वॉल्यूम्स में इनकी कविताएं आई पोएम्स के नाम से। 1809 में द कॉन्वेंशन टू सिंट्रा, एक ये रचना आई द कॉन्वेंशन टू सिंट्रा, और दूसरी आई थैंक्स गिविंग ओड, ये 1816 में आई। 1809 में द कॉन्वेंशन टू सिंट्रा और 1816 में आई थैंक्स गिविंग ओड। 1814 में दी एक्सकर्सन आई। 1814 में एक्सकर्सन जो आई वो 1802 में ही शुरू कर दी थी उसकी रचना, और प्रकाशित 1814 में कराई। इसमें कुल 9 बॉक्स हैं जो रिक्ल्यूज का ही हिस्सा थी। दूसरा पार्ट, 3 पार्ट लिखना चाहता था रिक्ल्यूज के, दूसरे लिख पाया, फर्स्ट और थर्ड नहीं लिख पाया। तो 1814 में एक रचन आई जो यूरोविस्टेट के रूप में थी। आगे लिखा है कवि ने प्रील्यूड व एक रचन को रिक्ल्यूज ये 3 भाग बनाना चाहा था। आगे आई इनकी दी होम ऑफ ग्रासमेयर, इनकी पहली किताब थी जो रिक्ल्यूज में दिखाई देती है। रिक्ल्यूज की पहली किताब थी दी होम ऑफ ग्रासमेयर, और दूसरी किताब थी दी एक्सकर्सन किताब थी। तीसरी किताब पूरी नहीं हो सकी। रिक्ल्यूज के 2 ही पार्ट पूरे हो चुके, दी होम ऑफ ग्रासमेयर, और दूसरी जो 1802 में लिखी गई और 1814 में प्रकाशित हुई थी एक्सकर्सन। अब 1815 में 14 में तो एक्सकर्सन आई। 1815 में आई दी व्हाइट डो ऑफ राइस्टोन, दी व्हाइट डो, व्हाइट ओड, दी व्हाइट ओड ऑफ राइस्टोन आया। 1815 में द व्हाइट ओड ऑफ राइस्टोन आया, और 1819 में पीटरवेल आई। पीटरवेल हमने बताई थी, इन्होंने जवाब में लिखी थी पीटरवेल किसके, जो एक रिवाइवल के तौर पर जब कॉलरिज ने दी एंशिएंट मैरिनर लिखा था तो 1819 में इन्होंने पीटरवेल लिखी थी। टू एड्रेस टू दी फ्री होल्ड्स ऑफ वेस्टरवुड, 1818 में आई। टू एड्रेसेस टू दी फ्री होल्डर्स ऑफ रेस्टरलैंड, टू एड्रेसेस टू दी फ्री होल्डर्स ऑफ रेस्टरलैंड, ये 1818 में आई। 1819 में एक कविता और आई दी वैगनार, WAGGONER। 1819 में एक कविता और आई दी वैगनार, दी रिवर ड्यूटेन, ए सीरीज ऑफ सोनेट। एक इनकी जो रचना थी दी रिवर ड्यूटेन, जो एक सोनेट की सीरीज थी, और मिसलेनियस पोएम्स, ये कविताएं जो हैं 1819 में ही आई। आगे मेमोरियल ऑफ ए टूर ऑन दी कॉन्टिनेंट, मेमोरियल ऑफ ए टूर ऑन दी कॉन्टिनेंट, तीनों ये 1820 में आई। कौन कौन? दी रिवर ड्यूडेंट जो एक सीरीज थी सोनेट की, मिसलेनियस पोएम और मेमोरियल ऑफ ए टूर ऑन दी कॉन्टिनेंट, ये तीनों जो है 1820 में आए। 1822 में इक्लेसिटिकल स्केच आया जो पोएटिकल वर्क्स 5 वॉल्यूम। 1822 में इक्लेसिटिकल स्केच आया और पोएटिकल वर्क्स 5 वॉल्यूम 27 में आया। यूरो रिविजिटेड एंड दूसरी कविता 1835 में आई और पोएटिकल वर्क्स 6 वॉल्यूम 1836-37 में आया। यूरो रिविजिटेड और अदर कविताएं इनकी 1835 में आई। पोएटिकल वर्क्स 6 वॉल्यूम में 1836-37 में आई। दी सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से एक प्रकाशन हुआ जो 1838 में हुआ। 1843 में पोएम चीफली ऑफ अर्ली एंड लेट ईयर्स वॉल्यूम 7वां, इनकी कविताओं का जो 7वां वॉल्यूम था जो इस नाम से आया, पोएम्स चीफली ऑफ अर्ली एंड लेट ईयर्स, ये 1843 में आया। और 1845 में इनकी और भी पोएम आई। 1850 में प्रील्यूड आई,
पोएटिकल वर्क 6 वॉल्यूम में 1849 से 50 के मध्य ये प्रकाशित किए गए। और 1847 में एक ओड आया था जिसका नाम था परफॉर्मर इन दी सीनेट हाउस कैम्ब्रिज। ओड परफॉर्म्ड इन दी सीनेट हाउस कैम्ब्रिज, ये 1847 में। तो ये तो कुछ कविता वो थी। अब एक बार और मेन रचनाएं जो बहुत आती हैं उनको देख लीजिए। 1793 में एन इवनिंग वॉक, जो एक यंग लेडी को, 93 में भी डिस्क्रिप्टिव स्केच। 1815 में एक और रचना आई थी लॉयड मियां, ये बहुत फेमस है, लॉयड मियां, LAODAMIA, लॉयड मियां। 1898 में आप लोग जानते हो लाइन्स रिटेन अबव टिंटरनवे में लिखी गई लाइन्स टिंटरनवे पर, ये इनकी फेमस कविता है। 98 में ही लिरिकल वैलेट्स आए। 1806 में इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये ओड प्रकाशित हुआ 1806 में, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। 1807 में पोएम फर्स्ट और सेकेंड आई। 1819 में पीटरवेल आया, जो अभी हमने बताया था, रिप्लाई के तौर पर लिखा है, एंशिएंट मैरियन, जो कॉलरिज के द्वारा रचित था। 1822 में मेमोरियल्स ऑफ ए टूर ऑफ कॉन्टिनेंट आया। 1888 में दी रिक्लूज आया। 1819 में वैगनार आया। 1815 में दी व्हाइट टो ऑफ रिलिस्टोन आया। 1801 में अपान वेस्टमिनिस्टर ब्रिज आया, अपान वेस्टमिनिस्टर ब्रिज आया। और 1835 में यूरो रिविजिटेड आया, 1835 में यूरो रिविजिटेड आया। तो ये तो इनकी रचनाएं हैं, इनको बार बार देखें। कुछ बुक्स फेमस लिखी गई विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, उनको भी देख लीजिएगा। एक बुक लिखी गई ऑटोबायोग्राफी 1873 में, विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर एक बुक लिखी गई ऑटोबायोग्राफी 1873 में, जिसे लिखा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑटोबायोग्राफी एक किताब लिखी थी 1873 में, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही लिखी गई, जॉन स्टुअर्ट मिल। मैथ्यू अर्नोल्ड में भी इनके लेक्चर, इनके एसे और इन पर किताब लिखी है, जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस, जो 1850 में आई, मेमोरियल वर्सेस। तो और तीसरी किताब इनके ऊपर लिखी गई जिसका नाम है वर्ड्सवर्थ इन दी ट्रॉपिक्स, वर्ड्सवर्थ इन दी ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसे, इन होली फेस एंड अदर एसे, ये पूरा टाइटल है किताब का, वर्ड्सवर्थ इन दी ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसे। ये 1929 में प्रकाशित हुई और इसे लिखने वाले हैं अल्डक्स हक्सले साहब। और लेक्चर ऑन दी इंग्लिश पोएट्स 1818 में लिखी गई, लेक्चर्स ऑन दी इंग्लिश पोएट्स। इसमें भी विलियम वर्ड्सवर्थ के एसे और लेक्चर और इन पर, इनके बारे में बताया गया है। इंग्लिश पोएट्स, लेक्चर्स ऑन दी इंग्लिश पोएट्स 1818 में, इसे विलियम हैजलिट ने लिखा था। तो ये 4 किताबें आई। कौन कौन? ऑटोबायोग्राफी 1873 जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा, मेमोरियल वर्सेस 1850 मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा, वर्ड्सवर्थ इन दी ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर रीसेज 1929 अल्डक्स हक्सले द्वारा, और लेक्चर्स ऑन दी इंग्लिश पोएट्स